आदाब। द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नूरुस सबूर रहमानी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन से। सबसे पहले सर, मैं आपका खैर मकदम करना चाहूंगा हमारे शो पर। आप आए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जी, शुक्रिया शुक्रिया। आपने हमें याद किया, हमें बुलाया, इसके लिए मेहरबानी आपकी। जी जी, सबसे पहले हम अपने शो की शुरुआत करते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। आप फिशरीज डिपार्टमेंट में हैं। आमतौर पर जब हम सोचते हैं, अगर हम सरकारी नौकरी के बारे में भी जब बच्चे सोचते हैं, तो अगर सोचते हैं तो आईएएस आईपीएस का ख्याल आता है, वरना तो अगर किसी और चीज का ख्याल आता है, लॉयर बनने का ख्याल आता है। फिशरीज का ख्याल के शुरू से आपके जहन में था, या आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? कैसे ये करियर ऑप्शन कैसे चुना आपने, और कैसे आपकी इब्तदा हुई? अपनी एजुकेशन के बारे में आप कुछ रोशनी डालिए। जी, देखिए, बहुत शुरुआत से तो खैर करियर के बारे में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में लोग अमूमन नहीं सोचते हैं। मेरी पैदाइश, चूंकि मेरे वालिद मोहतरम रेवेन्यू सर्विसेज में थे, स्टेट रेवेन्यू सर्विसेज में उत्तर प्रदेश की, तो मेरी पैदाइश शाहजहांपुर ज़िले में हुई। फिर अर्ली अपब्रिंगिंग सीतापुर में हुई। वहीं पे हमने कुछ अलिफ बे पे पढ़ना सीखा, स्लेट पे लिखना, तख्ती पे लिखना। और फिर मेरे वालिद मोहतरम का 72 में कई ट्रांसफ़र बड़ी फ्रीक्वेंटली हुए। तो हमारे वालिद साहब ने हमारी वालदा के साथ हम बच्चों को, बहन भाइयों को बुलंदशहर में सेटल कर दिया, और वो अकेले अपनी मुलाजमत में लगे रहे। और वहाँ हमने जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मल तरीके से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की बुलंदशहर से, और प्राइमरी स्कूल से हमने पढ़ना लिखना शुरू किया। और 5वां पास करने के बाद में फिर उस वक्त में एक क्रेज था कि जीआईसी में अगर एडमिशन हो जाए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो ये समझा जाता था कि साहब बहुत बड़ा हमने कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि मुझे जीआईसी में एडमिशन मिल गया, जीआईसी बुलंदशहर में। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि हमने दुनिया फतह कर ली। कैरियर के बारे में सोचना उस वक्त में शायद हो सकता है हमारी जनरेशन में तो इंटरमीडिएट तक भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कैरियर को सोचना। फिर हमने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल में फिर ये तय करना था कि अब आप किस साइड में जाएंगे हाई स्कूल ऑनवर्ड्स। तो हमारी बड़ी बहनें दोनों बायोलॉजिस्ट थीं। हमारी वालदा की ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर हो जाएं, लिहाजा हमने भी बायोलॉजी ऑप्ट कर ली। और 11th क्लास में हमने बायोलॉजी ली। इसी के साथ में हमारे दादा मोहतरम की ख्वाहिश हुई कि हम एएमयू में एडमिशन करा दें। अप्लाई किया हुआ था, वो थोड़ा सेशन उस वक्त लेट था। अलगरज एएमयू में दाखिला मिल गया, पीयूसी में, बायो साइंसेस में। फिर मैंने वहाँ से पीयूसी कंप्लीट किया, फिर प्री मेडिकल किया। उस वक्त में अलीगढ़ में 10+1+1+2 सिस्टम मेडिकल कोर्सेज के लिए था। तो पीएमसी करने के बाद में, लाइक ऑल बायोलॉजी ग्रेजुएट जो एस्पायरेंट हैं, हमने भी कई बार पीएमटी का इम्तहान दिया। और मुझे कोई शर्म नहीं कहने में कि मेरा नहीं हुआ पीएमटी में, और जाहिर है इसी वजह से यहाँ है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई जोलॉजी से। और फिर एक दो टीचर्स ऐसे हमारे साथ थे कि मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ। और क्योंकि आप अलीगढ़ में रहे हैं, आप जानते हैं अलीगढ़ में एक जो ओरिएंटेशन है वो रिसर्च को लेके ज्यादा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा वहाँ अलीगढ़ में नहीं है। हमने भी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला करा दिया। और उस वक्त में हमारे यहाँ जोलॉजी डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट ईयर के टॉपर्स हुआ करते थे, उन्हीं को फिशरीज में एडमिशन मिलता, स्पेशलाइजेशन। तो बीइंग टॉप 5 में नाम होने की वजह से हमारी नेचुरल चॉइस थी था फिशरीज दे दिया जाए, क्योंकि सभी टॉपर तो उसमें जाते थे, हम भी चले गए। एमएससी कर लिया। एमएससी में एक उस्ताद ने हमको पढ़ाया, डॉक्टर सलीम मुस्तफ़ा साहब। हम उनसे बहुत मुतासिर हुए, और हमें लगा कि साहब मुझे अपनी जिंदगी में सलीम मुस्तफ़ा जैसा ही उस्ताद बनना चाहिए। हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि साहब हम सिविल सर्विसेज दें, क्योंकि वो रेवेन्यू सर्विसेज में थे, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए। हम और हमारे क्लास के एक और हमारे साथी थे, हम दोनों लोग अपना बैग एंड बैगेज उठाया और दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। और उस वक्त में ये जामिया वाली कोचिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, लेकिन एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे वहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाती थी। और हम लोग भी वहाँ लोधी रोड पे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पहुँच गए।
10 दिन हम वहाँ रहे, हमने और अपने जो लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे, हमारे सीनियर्स, उनको ऑब्ज़र्व किया, कुछ हमने पढ़ाया। ऐसा लगा कि साहब ये बहुत मेहनत का काम है। फिर हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी किया कि आखिर हमारे लिए है भी पॉसिबल कि नहीं है। शायद अल्लाह को ऐसा ही मंज़ूर था कि हमें बहुत जल्दी ये लगा कि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी एंड आई क्विट। और मैं फिर अलीगढ़ वापस आया और मैंने अपने उस्ताद से सलाह की। उस्ताद ने कहा कि जहाँ दिल लगे वो करना। पीएचडी के रास्ते खुले हैं तुम्हारे लिए। तो हमने कहा साहब वहाँ तो लोग बता रहे हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, मैं 17 घंटे पढ़ता था, मुझे 4 साल हो गए, मैं तो प्रीलिम भी निकाल पाया। मुझे लगा कि साहब ये बड़ा मुश्किल काम है। फाइनली हमने फिर पीएचडी जॉइन कर लिया, एमफिल कंप्लीट हुआ। शुरुआती दौर में फेलोशिप नहीं थी। हालाँकि घर से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, लेकिन चूँकि वालिद साहब बाहर रहते थे मुलाज़मत में, हमारे लोगों के ऊपर सब पे हमारी वालिदा का कंट्रोल था। तो हमको वो फाइनेंशियली बहुत डिसिप्लिन में रखनी थी और एक-एक पैसा बिल्कुल नपा-तुला, और इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम कहीं जाके सिनेमा देख आएँ या अलीगढ़ की कोई और सो कॉल्ड खुराफात कर लें। और शायद वो उनकी सख्ती थी कि आज अल्लाह ने किसी मकाम पे पहुँचाया है, उनकी दुआएँ और उनकी ट्रेनिंग। जी, जी। अ, जब हम एमफिल में आ गए तो कुछ खर्चे बढ़ गए, कुछ रिसर्च के, और मैंने जो फिशरीज़ में रिसर्च की उसमें लाइव एनिमल कीपिंग थी, उनकी फीडिंग-वीडिंग, उनके खर्चे थे, और स्कॉलरशिप थी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि बगैर स्कॉलरशिप के पीएचडी करना, और ये भी राइट। शर्म आती थी कि अब घरवालों से कब तक माँगा जाए, बावजूद उसके कि हालात बहुत अच्छे थे घर के। तो हमने फिर अलीगढ़ में कुछ ट्यूशन्स किए। वो हालाँकि विलिंगली नहीं थे शुरू में, किसी ने प्रेशराइज़ किया तो हमने पढ़ा दिया, फिर लगा कि ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है हमको। उसके बाद उत्तर प्रदेश सर्विसेज़ में सबऑर्डिनेट सर्विस में फिशरीज़ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुईं। तो हमारे बैच से 2-3 लोगों ने उसमें अप्लाई किया। उसका इंटरव्यू जब लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दिया और उसका नतीजा निकला, तब तक एमफिल कंप्लीट हो चुकी थी और पीएचडी में हम आ गए, और हमको स्कॉलरशिप मिलने लगी थी एसआरएफ, आईसीआर की। उस वक़्त में एसआरएफ ₹1500 मिलती थी, और हमने अपनी पीएचडी कंटिन्यू रखी, और जब हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तब हमने अपने उस्ताद से पूछा कि साहब हमारी नौकरी लग गई है, अब हम क्या करें? इनिशियली वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने कई लोगों को जाके सीनियर्स को बताया कि मेरे एक स्टूडेंट की नौकरी लग गई है। फिर उन्होंने कहा भई, अगले दिन उनको शायद कुछ आफ्टर थॉट्स हुए और उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए और आपका प्रोजेक्ट रह जाएगा और आपकी पीएचडी रह जाएगी। फिर मैंने अपने कई जो सीनियर हॉस्टल में हमारे सीनियर्स थे और डिपार्टमेंट के सीनियर्स थे, उन लोगों से काफ़ी मशवरा किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप शायद जानते हो डॉक्टर बच्चन अली खां हैं। जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि नौकरी बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पीएचडी नौकरी में आने के बाद कर लेना कंप्लीट, और एक जंपिंग स्टोन है, भले ही आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं है, बट मेरी राय है कि आप चले जाएँ। और फिर हमने किसी से सलाह नहीं ली और हमने रात को ही अपना बैग पैक किया। मेरी पहली पोस्टिंग उत्तरकाशी में हुई, और मैं पता पूछते हुए लोगों से कि साहब ये उत्तरकाशी है कहाँ? मैं फाइनली उत्तरकाशी पहुँच गया, वहाँ जॉइनिंग दे दी। तमाम लोग हमसे ये कहते रहे कि आप क्यों आए? आप तो पीएचडी छोड़ के इंस्पेक्टर की नौकरी में आ गए क्लास 3 में। बट हम जमे रहे अपनी जगह और हिम्मत से काम लेते रहे, और अल्लाह से दुआ करते रहे कि शायद कुछ इसमें बेहतरी हो जाए। इस बीच में काफ़ी कोशिश की कि पीएचडी हो जाए, बट उत्तरकाशी और अलीगढ़ के बीच में इतना डिफरेंस था डिस्टेंस का कि मुझे फिर वो परस्यू करना मुश्किल लगने लगा। काफ़ी कोशिश की कि अलीगढ़ के इर्द-गिर्द कहीं ट्रांसफ़र मिल जाए, वो भी नहीं हुआ। शायद मेरी और मेरे वालिदैन की दुआओं ने कुछ रंग दिखाया और अल्लाह ने एक अपॉर्च्युनिटी दी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया उत्तरकाशी से। तो हमारे उस वक़्त के डायरेक्टर ने कहा कि एक ही वे आउट है तुम्हें वहाँ से एस्केप करने का, कि तुम ट्रेनिंग में चले जाओ। 1 साल की ट्रेनिंग मैं भेज सकता हूँ, भई तुम वैसे तो एमफिल हो, लेकिन मैं एक सर्टिफ़िकेट कोर्स है 1 साल का। हमने कहा साहब भेज दीजिए, पढ़ाई तो जारी रखेंगे। अब 1 साल के लिए हमको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन के कोलकाता कैंपस में भेज दिया गया। वहाँ हम गए और वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और वहाँ
1 साल हम रहे, उसमें सैलरी भी आती थी, स्टाइपेंड भी अलग से मिलता था, खूब एन्जॉय भी किया और वहाँ हमने थोड़ा मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वहाँ 8 पेपर्स थे, 8 में डिस्टिंक्शन हासिल की। और लोग कहते हैं कि अभी भी वो रिकॉर्ड अनब्रोकन है, वहाँ जो रोल ऑफ मेरिट लगा हुआ है, उसमें मेरा नाम अभी भी सर-ए-फ़हरिस्त है। वहाँ से लौट के आते ही उत्तर प्रदेश सर्विसेज़ ने क्लास 2 की गेज़ेटेड सर्विसेज़ एडवर्टाइज़ कर दी, फिशरीज़ में। और मैंने इमीडिएटली उसमें अप्लाई किया और उसी वक़्त में मैंने नेट का एग्ज़ाम भी दिया, आईसीआर का। दोनों रिज़ल्ट एक साथ आए मेरे पास, नेट भी क्वालीफ़ाई कर लिया और डिपार्टमेंट लोक सेवा आयोग भी। और अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि मैंने 2 दफ़ा लोक सेवा आयोग दिया, एक बार सबॉर्डिनेट सर्विस के लिए, एक बार गेज़ेटेड सर्विस के लिए, दोनों दफ़ा मैंने टॉप किया। और मेरी फिर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ और मुझे गेज़ेटेड सर्विस में पहली पोस्टिंग मुज़फ्फरनगर में। मुझे ऐसा लगा कि मैं पहाड़ से बहुत नीचे उतर के अपने घर के नज़दीक आ गया और वहाँ फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और मुझे जो मेरे सीनियर्स ने गाइड किया या उत्तरकाशी में भी और ख़ुसूसी तौर से जो अलीगढ़ में ग्रूमिंग हुई, उससे एक बात ये समझ में आई कि साहब आईएएस इज़ नॉट द अल्टीमेट। और अगर आपका सिविल सर्विसेज़, सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में नहीं हुआ यूपीएससी में, तो वर्ल्ड डज़ नॉट एंड्स देयर। देयर आर सो मेनी डोर्स। ये बात ठीक है कि जब हम बीएससी में थे तो हमने नहीं सोचा था कि हम फिशरीज में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हालाँकि मन ये था कि हमारे एक उस्ताद हैं, उनको देख के कि मैं फिशरीज में एज़ प्रोफ़ेसर मैं पढ़ाऊँ। बट जितनी जल्दी हुआ मैं बाहर अलीगढ़ से आया और एक चीज़ सिर्फ़ ये रखी कि एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे कुछ अच्छा करना है और मुझे एक मौका दिया है अगर गवर्नमेंट ने अल्लाह ने इस सर्विस के थ्रू कि मैं डाउन ट्रॉडन लोगों को कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं उस जज़्बे के साथ काम करता रहा, बाकी तो जो नौकरी के अपने अप्स एंड डाउन्स थे वो होते रहे जी, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आगे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ फिर यहाँ डिप्टी डायरेक्टर के जी, ओहदे तक पहुँचा। जी, ये मेरी अब तक की जी। सफ़र है। जी, आपने एक बात कही अभी कि जैसे कि आपसे ये कहा गया कि आप रिसर्च में ही आगे बढ़िए। ये बहुत बार हम देखते हैं ये स्टूडेंट्स के सामने ये एक डिलेमा रहता है। ये और बहुत बार आता है जी, कि मतलब क्या किया जाए? जब पढ़ रहे होते हैं कि अब पढ़ाई करते-करते ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि रिसर्च में चले जाते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और कहीं नौकरी लग गई है, लोग एक ख्वाब होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, उस जमाने में लेक्चरर होता था। तो जी। ऐसे में ये आपको कितना सही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स की भी कोई लिमिट है और अलीगढ़ में पिछले कुछ साल में हम देख रहे हैं कि जैसे फिशरीज ही है, सिर्फ अलीगढ़ की ही अगर मैं बात करूं और बाकी जगह की भी, जी, तो ज्यादातर बच्चों को वहां पर रहते हुए ये पता भी नहीं होता है कि ऐसी जॉब्स हैं, और सिर्फ फिशरीज ही नहीं, जियोलॉजी है और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। जी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कहीं पर टीचर्स का जो एक गाइडेंस होना चाहिए या यूनिवर्सिटीज का होना चाहिए, सोसाइटी लेवल पर या खुद डिपार्टमेंट्स का, उसकी कुछ जरूरत है? जी, ये बिल्कुल सख्त ज़रूरत है और ख़ुसूसी तौर पे एएमयू में तो बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने बहुत विज़िट नहीं किया, थोड़ा जामिया से टच रहा, कोई कई साथी वहाँ पे जामिया में हैं, इस वजह से आना-जाना रहता है। या लखनऊ में हमारे कुछ कोलीग्स हैं, वहाँ आना-जाना रहता है। मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी असातिज़ा की है कि वो जब अपना कोर्स शुरू करते हैं, ख़ास तौर से मास्टर्स कोर्स को जब शुरुआत करते हैं और जब वो तमाम आपने भी जब मास्टर्स किया तो आपको भी बताया होगा कि साहब इस कोर्स की क्या अहमियत है, क्या स्कोप है, ये एक पहला इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का रहता है। जो स्कोप को वो एक्सप्लेन करते हैं अलीगढ़ में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, वो या तो रिसर्च या एकेडमिक्स, इन 2 चीज़ों को लेके अक्सर वो लोग मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये वहाँ लैकिंग है उनके लेवल पे, उनको ये बताना चाहिए कि साहब अगर लेक्चरशिप नहीं हुई या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आज के ज़माने में, अगर नहीं हो रही है तो स्टिल वर्ल्ड डज़ नॉट एंड्स देयर। और इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये मुझे भी इस सेक्टर में आने के बाद जब एक्सपोज़र हुआ तो ये पता चला कि वाक़ई में बच्चों को नहीं मालूम है। ये तो एक इत्तेफ़ाक था कि एक एडवर्टाइज़मेंट आया, हमने देख लिया अखबार में और भर दिया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर
फिशरीज में गोदरेज जैसी बड़ी कंपनियां फिशरी सेक्टर में बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर रही हैं। मल्टीनेशनल्स इंडिया में बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। मैं ये देखता हूं कि पंतनगर का जो प्रोडक्ट है, पंतनगर में फुल फ्लेज्ड फिशरीज का कोर्स है ग्रेजुएशन में, वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में छाए हुए हैं। कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि जिसने फिशरीज में ग्रेजुएशन किया हो और वो आज बेरोजगार हो। और बहुत अच्छी अच्छी जैसे कंट्री हेड्स हैं, स्टेट हेड्स हैं अपनी 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 कंपनीज के। एक बच्चा मेरे सामने सामने जब हम मुजफ्फरनगर में थे उस वक्त उसने हमारे पास आना शुरू किया और अभी वो कंट्री अपनी कंपनी का एक्वा डिवीजन का हेड है पूरे कंट्री का। तो मेरी मुजफ्फरनगर की सर्विसेज ये 2000 से लेके अब तक 20-22 साल में अगर कोई बच्चा शुरुआत करता है लाइक एमआर जैसे फार्मा सेक्टर में है उसी तरह से उसने शुरुआत की और अभी वो कंट्री हेड बना हुआ है अपने डिवीजन का। ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो बच्चों को इन चीजों के बारे में जो कोचिंग गाइडेंस सेंटर है उनको चाहिए और जो एफर्ट्स आपने की है ये एफर्ट्स बुनियादी तौर पे यूनिवर्सिटीज को करनी चाहिए कि उनके जो एलुमनाई हैं और अलग अलग सेक्टर में जो सीनियर पोजीशन पे पहुंचे हैं स्ट्रगल करके उनको बुला के और मास्टर्स कोर्स की जब शुरुआत हो रही होती है उस वक्त टॉक करानी चाहिए। उस वक्त बच्चों को एक ओरिएंटेशन मिले कि ठीक है हम अगर से फॉर एग्जांपल हम फिशरीज में हमने एमएससी में दाखिला कराया है तो साहब अच्छा ठीक है, एक तो सीधी सीधी बात ये है कि साहब ये हमारे उस्ताद हैं, प्रोफेसर साहब हैं, कल को मैं भी प्रोफेसर बन जाऊंगा और इनकी तरह मैं भी यहीं पे लेक्चर दिया करूंगा। एक ये है कि साहब मैं कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके साइंटिस्ट हो जाऊंगा। इससे आगे आम तौर से मास्टर्स में और रिसर्च में लोग नहीं सोच पाते। वहां अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जो हम लोग जैसे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, बेसिकली हम लोग का एक्सटेंशन वर्क है, उनको बुला के भी एक टॉक्स हो कि साहब क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो बच्चे उसके लिए मेंटली तैयार रहे। कई बार ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं, मेरे ही साथ हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि अरे क्या किया तुमने, इवन मैंने ज्वाइन किया तो वहां जिस बड़े बाबू को मैंने अपना ज्वाइनिंग दिया उसी ने कहा अरे क्या रहमानी साहब आप तो पीएचडी छोड़ के इंस्पेक्टर बनेंगे, क्या करेंगे जिंदगी में। तो मैंने कहा तो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, मैं जो बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो फिर कुछ एक साहब और मिले, वो आईपीएस अफसर थे, भागलपुर यूनिवर्सिटी के से फारिग थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई जावेद अख्तर साहब से और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि छोटे से बड़ा होता है और तुम इस पोस्ट को ये मत सोचो कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं, तुम ये सोचो कि तुमको एक जंपिंग स्टोन मिल गया है और ग्रीनर पेस्चर की तलाश में लगातार बने रहो, सेटिस्फाइड नहीं हो लेकिन ढूंढते रहो कि जैसे ही कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू विल ग्रैब इट। तो वो सब चीजें थी और अल्लाह ने उसी तरह का सिला दिया। लेकिन ये बात बहुत सही है कि यूनिवर्सिटीज को और उनके अब ज्यादातर हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर है। तो जो गाइडेंस वाला है, कोचिंग वाला तो ठीक है, गाइडेंस में उनको जो और कोर्सेज हैं और जो और अपॉर्चुनिटीज हैं बिसाइड सिविल सर्विसेज, हम लोग लिस्ट देखते हैं हर साल की, जामिया के इतने, हमदर्द से इतने और फला से इतने बच्चे सिविल सर्विसेज में आ गए। बट सिविल सर्विसेज के अलावा सबऑर्डिनेट सर्विसेज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सबऑर्डिनेट सर्विस से भी लोग बढ़ के बहुत आगे तक पहुंचते हैं और मेरी अभी 5-6 साल की सर्विस बाकी है एंड आई एम इस वक्त में मैं स्टेट में सबसे सीनियर हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आगे के अभी भी 2 प्रमोशन और हैं, एचओडी तक जाने का मौका मिलना चाहिए। मुझसे पहले अगर कोई हमारी कम्युनिटी से एचओडी बना है तो सैयद हामिद साहब बने थे, जो हमारे वाइस चांसलर भी रहे हमारे दौर में। एक ड्रीम है मुझे, एक इंस्पिरेशन ये भी है कि जब भी मैं डायरेक्टरेट जाता हूँ और सैयद हामिद साहब का नाम उस लिस्ट में देखता हूँ तो मन में ये आता है कि एक दिन मेरा नाम भी इस लिस्ट में आना चाहिए और फिर सैयद हामिद साहब के बाद मेरा ही नाम। तो ये एक चीज है कि एक तो कभी स्टैग्नेशन नहीं अपने ऊपर आने देना चाहिए कि बस मैंने बहुत अचीव कर लिया। नंबर 2, आपका जो रोल मॉडल है जिसको आप सोच रहे हैं कि मैं इस जैसा हो जाऊं, वो बड़ा हमेशा होना चाहिए। नंबर 3, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी एफर्ट्स में होनी चाहिए और आपको जिस ओहदे पे बिठाया गया है उससे जुड़ी अगर जो सर्विस प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी है तो आप पूरी ईमानदारी से और एक मिशनरी स्पिरिट के साथ अगर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अल्लाह के यहाँ से आपको गैबी मदद मिलती है। जैसे मेरे केस में हुआ कि मेरा मामला नहीं चल रहा था, मैं भी कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता था कि वाकई मैं पीएचडी छोड़ के मैं कहाँ फंस गया और यहाँ पहाड़ों में पड़ा हुआ हूँ। फिर अल्लाह ने एकदम से एक नया दरवाजा खोला मेरे लिए और मुझे कोलकाता भेज दिया गया गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में और वहां से टर्निंग हुई और मैंने एक साथ 2 एग्जाम
क्वालिफाई किए, यूपीएससी स्टेट यूपीएससी क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई करने के बाद मेरे पास पंतनगर यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉल आई। अगेन मैंने अपने सीनियर्स से पूछा, उन्हीं लोगों से जिनसे पूछ के मैं सबऑर्डिनेट सर्विस में गया था, और मैंने फिर पूछा कि साहब आज की डेट में मेरे पास में 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में है एट ए टाइम, व्हाट शुड आई डू? बच्चन भाई ने पूछा कि मुझे दोनों के जरा सिनेरियो क्रिएट करो कि कहाँ तुमको क्या लगेगा। मैंने उनको खाका खींचा कि साहब एक तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा तो जहन वही था जो अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर है कि लैब में बैठे हैं, एक फ्रिज रखा है, एक हीटर चल रहा है, चाय बन रही है। मैंने कहा बच्चन भाई आप आएंगे तो मैं आपको फ्रिज में पानी पिलाऊंगा, ठंडा ठंडा चाय पिलाऊंगा, आपको कहीं जाना होगा तो हम स्कूटर की चाबी ले जाइए और घुमाइए। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर होकर चला जाऊंगा और फिर आप आएंगे तो मैं घंटी पे जाऊंगा, चपरासी आएगा दौड़ा हुआ, फिर मैं पानी मंगाऊंगा, फिर चाय मंगाऊंगा, फिर आपको कहीं जाना होगा तो मैं अपने ड्राइवर और गाड़ी को भेजूंगा। बच्चन भाई ने कहा कि तुम्हारा जो टेम्परामेंट है वो दूसरे वाले जॉब को सूट करता है, बेटर यू गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो मैं यहाँ आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में। कोई रिग्रेट नहीं है, हालांकि जिन लोगों ने मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब शुरू की, आज सैलरी वाइज वो बहुत आगे आ गए कि बीच में हायर एजुकेशन की सैलरीज एकदम से जंप की। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जब मैं पलट के देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपने करियर में लगभग 1000 लोगों को मैंने उनको रोजगार दिया, जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करीब 15 बच्चों को अपॉइंट किया अपने सिग्नेचर से। और मैं जब ये देखता हूँ कि मैंने ये अपनी कम्युनिटी को एक सर्विस दी है, या जो डाउन ट्रॉडन लोग थे उनको मैंने किसी लेवल पे खड़ा किया है, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ी तसल्ली होती है। यूनिवर्सिटीज को रोल प्ले करना चाहिए। आई एम थैंकफुल कि ये आप कोशिश कर रहे हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रही है, बट अगर इंस्टीट्यूशन से ये कोशिश शुरू होगी तो बच्चों की बेहतर अपॉर्चुनिटीज की उनको जानकारी होगी और वो बेटर कुछ कर पाए। जी। अब आपने अभी जो एक बात कही, ये सब कुछ तो बहुत सारी बातें, कहीं ना कहीं कम्युनिटी, जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं एक ये सोच बार बार आती है और बार बार कही जाती है कि हम फॉर्म भरेंगे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, या फिर जब हम जाएंगे तो नौकरी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आप इससे किस हद तक मतलब इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा सच में है, या कहीं ना कहीं बस हम एक विक्टिमहुड में चले गए हैं कि मेहनत को करे बिना हम कह देते हैं कि अरे नहीं होगा नहीं? मैं ज्यादा तो ये समझता हूं कि हम अपने जहनी तौर पे हमने मान लिया है कि हम विक्टिम हैं। ऐसा शायद उस पैमाने पे नहीं है, और मैं इसको इसलिए कह सकता हूं, मैंने 2 दफा लोक सेवा आयोग फेस किया, एंड बिलीव मी कि जब मैं पहली दफा लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देने इलाहाबाद गया तो मैंने इलाहाबाद पहली बार देखा था। मुझसे पहले इलाहाबाद नहीं गया था, लोक सेवा आयोग का दफ्तर देखना तो बड़ी बात थी। और जब नतीजा निकला तो मेरा नाम मेरिट लिस्ट पे नंबर 1 पे था। फिर हमको पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया गवर्नमेंट ने और हमको कलकत्ता भेज दिया। मैं उस बैच में हमारी कम्युनिटी से कुल 3 बच्चे थे। मैं यूपी से था, एक लड़का कश्मीर से था, एक आसाम से था। हम तीनों लोग इन सर्विस ट्रेनिंग थे वहां पे। वहां जब नतीजा आया तो अगेन मेरा नाम नंबर 1 पे था। फिर मैंने आके नेट का इम्तहान दिया और मैंने फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए गस्टेड सर्विस के लिए अप्लाई किया। गस्टेड सर्विस का जब रिजल्ट आया अगेन मेरा नाम नंबर 1 पे। मुझे पंतनगर यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर ने या पर्टिकुलर जिस जगह पे उनको काम पड़ा हो या जो इंटरव्यू लेने आए हों, उन लोगों ने शायद पर्टिकुलरली कुछ उन्हें लगा हो कि हम डिस्क्रिमिनेट हो गए हैं। बट बिलीव मी, मैं जब इंटरव्यू देके निकला, मेरा इट लास्ट फॉर 55 मिनट्स लोक सेवा आयोग में, और गला सूख गया था। गला सभी का सूख जाता है इंटरव्यू देने में, और मतलब उन्होंने पूरा स्क्वीज करके मुझे कुछ छोड़ा नहीं था कि कुछ पूछने के लिए। और मैं बाहर निकल के ये सोच रहा था कि शायद इससे बेटर में और आंसर मेरे पास है नहीं, और जो कुछ मैं आंसर किए हैं शायद ये बेस्ट आंसर मैं कराया हूँ। ये अल्लाह का एहसान है कि मुझसे वो सवाल पूछे गए जो मुझे आते थे। कई बार हो जाता है कि वो सवाल पूछ लिए जाए जो नहीं आते हैं आपसे। मुझे शाम को
एक साहब ने फ़ोन किया लैंडलाइन पे और उन्होंने ये कहा कि मुबारक हो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमने कहा अभी तो इंटरव्यू 2 दिन और चलेंगे, मेरा तो पहले ही दिन था और आप ये किस बुनियाद पे कह सकते हैं? दैट जेंटलमैन वाज़ माय ऑफिसर एट उत्तरकाशी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो इंटरव्यू ले रहे थे प्रोफेसर एचआर सिंह, मैंने कहा मैं नहीं जानता कि कौन-कौन लोग थे, कि उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनके अंडर में पीएचडी किया था और उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी से एक लड़का आया था, मैंने उसे 100 में से 99 नंबर दिए थे और उन्होंने अगर ज़रा भी पुश किया होगा तो निकल जाएगा। मुझे लगा कि अगर एक अननोन एक्सपर्ट ने मुझे इतने ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, तो मेरा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ थी कि प्रोफेसर एचआर सिंह मेरी कम्युनिटी के नहीं हैं, मैं उनकी यूनिवर्सिटी का पास आउट नहीं हूँ, वो मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। बाद में जिस वक्त उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस वक्त। और हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि डिस्क्रिमिनेशन है, बट मेरा प्रमोशन भी बहुत अर्ली, जस्ट 7 साल की मेरी गस्टेड सर्विस हुई एंड आई गॉट प्रमोशन। तो कुछ ऐसा नहीं है, स्टेट में जितनी भी अच्छी पोस्टिंग्स हो सकती थी, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, सब मुझे मिली हैं। तो बट मैं ये समझूंगा कि बच्चों को ये बात जहन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर उनको लगता है कि है, तो देखिए एक चीज हो सकती है कि अगर ए और बी दोनों 20-20 नंबर लेके बराबर हैं और सेलेक्ट ये करना है कि हम ए को लें या बी को लें, तो वहां सिलेक्शन के लिए जो भी जिम्मेदार ऑफिसर बैठा होगा, तब उसका डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, लेकिन डिस्क्रिशन हो सकता है कि वो ए उसी कम्युनिटी का है, बी उसी कम्युनिटी का नहीं है और दोनों एट पार हैं, तो वो हो सकता है कि तब टिल्ट हो जाए थोड़ा सा फेवर उसका अपनी कम्युनिटी के लिए। बट अगर डिफरेंस ये है कि आप 22 हैं और दूसरा 20 है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर 22 को छोड़ के 20 पे कोई जाए। हमें करना यह है कि हमको 19 नहीं रहना है। दिक्कत यह है कि हम 18-19 होते हैं और कहते हैं कि हमारा साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं। डिस्क्रिमिनेशन एक चीज हो सकती है, बाज़ औकात लगता है कि हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखते हैं, 2-2 3-3 बार सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू देके आए और नहीं हुआ। बट अगर हम ये देखें तो ये औरों के साथ भी होता है, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी ऐसे मिल जाएंगे कि 2-2 3-3 बार सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंचे और नहीं हुआ। बहरहाल ये अपनी अपनी मौके भी हो सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर भी सकता है, इसको बिल्कुल सिरे से रूल्ड आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन इसको अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करें और आप जिनसे समझते हैं कि वहां उनके मुकाबले में डिस्क्रिमिनेट होना होगा, उनसे आप 1.5 गुना मेहनत करके आगे जाइए, तो इंशाल्लाह जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। जी, शुक्रिया। अब एक बात आती है कि जैसे कि आपने खुद, आपका कहना है आपने पहले बायोलॉजी से आपने लिया +2 के टाइम, फिर उसके बाद आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद एमएससी किया, एमएससी में फिशरीज था। तो एक चीज होती है जब बच्चे बायो की, ये एक हमारे ऑडियंस के लिए है कि जब बच्चे बायो ले लेते हैं एक बार +2 में, तो बस एक ही रास्ता बच जाता है जिसका नाम मेडिकल होता है। अगर हुआ नहीं हुआ तो अब तो जमाना है कि प्राइवेट में हो जाएगा, वरना बीडीएस में करेंगे, लेकिन प्राइवेट करेंगे और बहुत बहुत पैसा लगा रहे हैं और जो भी आप जानते हैं। तो उसके बाद ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि बायो में जा रहे हैं? वो ये जो एक तरीके से जिसे भेड़ चाल कहते हैं, उसके साथ क्या किया जाए और क्या क्या ऑप्शंस तलाशे जा सकते हैं, उसे तलाशने का तरीका क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है और मैं इसको प्रमोट भी करता हूँ कि जो लोग बायो में जाएं, बायो ले रहे हैं, तो उनका बेसिक तो यही है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर डॉक्टर बनना पर्पस नहीं होता तो बायो लेने का कोई मतलब नहीं है, कुछ और ले लेते हैं। सिविल सर्विसेज ही अगर देना मकसद उनका बचपन से जिन लोगों का है, वो कभी बायो में नहीं जाते। वो लोग सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट लेके, कुछ और सब्जेक्ट लेके तैयारी कर लेते हैं। बट बायो में कहें, आप पूरी अपनी 100% एफर्ट्स दीजिए कि आप पीएमटी क्वालिफाई कर लें। अब तो नीट होने लगा। एक बार आप अपीयरिंग जब 12th हैं तब नीट दीजिए। आपका शौक है, ज़ौक है, आप 1 साल ड्रॉप करिए, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाइए, जो आपको मुनासिब लगता है। आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की जरूरत है, मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मुझे जो भी करना है, आप एलेंस जाएं, आप कहीं जाएं, आप कोटा जाएं, घर में सेल्फ स्टडी करें,
व्हाटएवर, आपको रिग्रेट नहीं हो कि मैंने एफर्ट्स की होती तो मैं डॉक्टर हो जाता। आप 1 साल बिल्कुल दीजिए, बट 1 साल के बियॉन्ड आप टाइम को बर्बाद मत करिए। टाइम इज प्रेशियस। देखिए एक चीज और है, व्हेन आई जॉइंड सर्विसेज आई वाज जस्ट 24 इयर्स ओल्ड। मेरे पास 36 साल का कैरियर था। उस वक्त में 34 साल था, बाद में 58 से 60 रिटायरमेंट एज हुई। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप 36 साल में ग्रो कर सकते हो कहीं। अभी मैंने जब वाराणसी में ज्वाइन किया तो एक बच्ची ने मुझसे 6 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया था। वो पीसीएस के थ्रू सबऑर्डिनेट सर्विस में आई थी। शी ज्वाइंड एट द एज ऑफ 39 ईयर्स। उसके पास कुल 21 साल का कैरियर बचा हुआ है। 21 साल के कैरियर में आप कितने प्रमोशन लेंगे? मतलब आपको अगर एक बार आप सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तो अब यहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ योर टैलेंट आपके प्रमोशंस नहीं है, बाय वर्च्यू ऑफ योर सीनियरिटी आपके टैलेंट है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं लूज करनी है कि मैं सीनियरिटी में मेरे पास टाइम होना चाहिए। आप पीएमटी की तैयारी करते करते पता चला, मैं अलीगढ़ में 1-2 लोगों को जानता था जो पीएचडी में आके भी पीएमटी दे रहे थे। और फैक्ट ये है कि पीएमटी में हम सब लोग जानते हैं कि बिसाइड्स जूलॉजी आपको बॉटनी भी देना है, केमिस्ट्री भी देना है, और सबसे जो स्कोरिंग है वो फिजिक्स है। हमारे जमाने में तो इंग्लिश भी होता था। बट आप अगर जूलॉजी में पीएचडी करने में एंट्री ले ली आपने और अब आप समझ रहे हैं कि आप फिजिक्स के सवाल हल कर पाएंगे, तो ये सब अपने आप को धोखा देने की बात है। नंबर 1, आप सबसे पहले अपने को तौलिए कि साहब मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमें 10 दिन के बाद लगा कि साहब ये जो सिविल सर्विसेज है यूपीएससी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम रिसोर्सेज, और मैं अपने और अपने पेरेंट्स को धोखा देता रहूंगा इस नाम पे कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, और सिवाय इसके कि जब मेरा मन नहीं लगेगा तो फिर मैं लोधी गार्डन घूमूंगा और दिल्ली में दूसरी खुराफातें करूंगा। उससे अच्छा है कि मैं अपने वापस जाके अलीगढ़ में कुछ और कर लूंगा। तो देखिए बीएससी बायो के बाद या इंटर बायो के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद हमारे वक्त में उतनी नहीं थी, अब तो और ज्यादा है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बेस्ड है, मल्टीनेशनल इसमें एंट्री ले रहे हैं। दूसरा एक और चीज आई है कि जितने भी एनिमल केयर बेस्ड जो कंपनीज मार्केट में आई हैं उन सबको बायोलॉजिस्ट चाहिए। मेरे सेक्टर में जैसे मैं बात करूं कि फिशरीज में 3 चीजें बड़े पैमाने पे इंट्रोड्यूस हुई हैं। एक, फिश सीड की जरूरत होती है, यानी हैचरीज होंगी। तो हैचरीज को रन करने के लिए जो मैनेजर्स चाहिए वो फिशरीज ग्रेजुएट हो। जो फीड है, फीड की बिजनेस बिल्कुल उस तरह की हो गई है जैसे फार्मा सेक्टर में दवाओं का बिजनेस है। 6-6, 8-8 बड़ी-बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिसेस में और फार्मर्स को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे फार्मा सेक्टर में एमआर करते हैं। वो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां भी बायोलॉजिस्ट को ही जाना है। उनकी प्री रिक्विजिट है कि बायोलॉजी ग्रेजुएट होना चाहिए। वो एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, आपके पास आप अगर संस्कृत के प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं या रॉकेट साइंस के प्रोफेसर हैं, आपको बराबर सैलरी मिल रही है। आपको सिर्फ एक्सेल करना है। वहां भी आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ है, जो टाइम वेस्ट करने से फार बेटर है कि आप एकेडमिक्स में एक्सेल कर जाइए। और एकेडमिक्स में एक्सेल करके जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन तारिक मंसूर साहब की सैलरी में और हिंदी के प्रोफेसर साहब की सैलरी में कोई फर्क थोड़ा ही है। वो भी एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। उस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करिए। और साथ में सिर्फ एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही मत देखिए। एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बायोलॉजिस्ट के लिए अवेलेबल है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना। जब हम अलीगढ़ में थे, हमारा एक साथी था जो बॉटनी में चला गया, हम जूलॉजी में आए, और हमको अलीगढ़ छोड़ने के 15 साल के बाद मैं आंध्र प्रदेश एक ट्रेनिंग में गया। तो वहां पे उसको पता चला कि हम आए हैं और नंबर एक्सचेंज हुए कहीं से, एंड ही केम टू विजिट मी। और हमने उससे पूछा कि अजीज क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। हमने कहा तुमको कितना देते हैं कोचिंग सेंटर वाले? उसने कहा 75,000 देते हैं। और उस वक्त मेरी सैलरी 14,000 रुपये थी। मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा अफसर होगा। वो चले गए। उसके बाद हमारे एक और सीनियर कुलीग थे, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? कोचिंग सेंटर वाला 75,000 हो सकता है पूरे साल में देता हूं।
जिसके थ्रू हमारी बात हुई थी, हमने फिर पूछा, हमने कहा अजीज ने, उसने कहा हाँ तो ये तो बहुत कॉमन पैकेज है कोचिंग इंडस्ट्री में। फिर मैंने लेटर स्टेज में अपनी बेटी को 1 साल कोटा में कोचिंग कराई, तो वहां पता चला वहां का पैकेज तो करोड़ में है। तो फिजिक्स और मैथ के एचओडीज हैं जो आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं, बंसल्स में, एलेंस में, रेजोनेंस में, ये लोग तो अपने एचओडी को करोड़ से एनुअल पैकेज दे रहे हैं। वो 75,000 रुपए अगर सालाना महीना ले रहा है तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि अगर आप एक्सेल कर पा रहे हो, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि आपको एक्सेल करना, आप जहां रहें। आपको तो एक एग्जाम्पल है, आपने शुरुआत की मेरे सामने आप मैथमेटिक्स में आप अलीगढ़ पहुंचे, फिर आपने बीटेक किया, एमटेक किया, और फिर आप स्विच ओवर किए, सिविल सर्विसेज दिए, फिर आप हिस्ट्री में आ गए, पीएचडी कर ली। देखिए, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, सिर्फ ये कि आपको एक हार्डवर्क करना है और आपको अच्छे लोगों के साथ जुड़ना होगा। अच्छे, आप जिस सेक्टर में भी जाएं, वहां के जो आइकन्स हैं आप उनको तलाश करिए। आप सीधे तौर पे नहीं है तो उनके टच में जरूर रहिए। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी किसी बड़े आदमी के साथ पीएचडी कर ही ले। हर हिस्ट्री के स्टूडेंट को लगता होगा कि मैं इरफान हबीब साहब के साथ पीएचडी करता, रोमिला थापर साहब के साथ करता। ठीक है, इरफान हबीब साहब के साथ नहीं किए तो उनके जो और नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों के साथ करिए। और कहीं ना कहीं अपना एक रिश्ता ऐसे आइकन्स के साथ जो स्टालवार्ट हैं आपके सेक्टर के, उनके साथ जरूर जोड़े रहिए। और वो आपको एक ऐसी गाइडिंग लाइट होते हैं कि आपको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना रहता है, और कभी आपको वो ये फील नहीं होने देते हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं। ये एक चीज है जिसको बच्चों को सोचना चाहिए कि बायो का मतलब ये नहीं है कि बस एक मेडिकल है। अब बहुत अपॉर्चुनिटीज हो गई हमारे जमाने में, प्राइवेट का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब जो लोग प्राइवेट के बारे में उनकी फैमिलीज नहीं सोच पाती, वो यूक्रेन चले जा रहे हैं, वो चाइना चले जा रहे हैं। इंडिया में अगर बहुत महंगा हो गया है तो इवन अब तो हमसे सस्ता बांग्लादेश करा रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे जमाने में शायद डेंटल सर्जरी बहुत एट पार नहीं मानी जाती थी, अब तो वो भी एट पार है। कॉस्मेटिक सर्जरी उनकी भी बहुत महंगी हो गई है। वो अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, सिर्फ सवाल ये कि आप सीरियस कितने हैं। जो आपने एक बात पहले कही थी कि बच्चे डिस्क्रिमिनेट होने का ये कहते हैं कि साहब हमें तो क्या फायदा फॉर्म भर के, होगा ही नहीं। आप अगर कभी परसेंटेज निकालें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम लोग क्लेम करते हैं कहीं 18% से 25%, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग ये फिगर कोट करते हैं। व्हाटएवर, 15% भी अगर गवर्नमेंट कहती है तो 15 ही मान लें। हम कितने ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहां हमारे 15% बच्चे एप्लीकेंट, हम बहुत हाईली एजुकेटेड हमारी कम्युनिटी नहीं है। लेकिन जब सिपाही की भर्ती होती है, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, पीएससी का सिपाही हो या फौज का सिपाही हो, वहां की जो भर्ती रैलियां हैं, क्या उसमें 15% बच्चे होते हैं? आप जानते होंगे, आप दिल्ली से आते जाते घर आते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर अर्ली मॉर्निंग आप जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे शॉर्ट और अंडरवियर पहने सड़क पे दौड़ लगा रहे होते हैं। अगर कभी रुक के पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बताएंगे कि साहब मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ, भर्ती में जाऊंगा इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। उनमें कितने % बच्चे हमारी कम्युनिटी के? बच्चे हमारी तैयारी नहीं करते और फिर रोना रो देते हैं कि साहब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। मुझे नहीं लगता, मतलब मैं बिल्कुल सिरे से रूल्ड आउट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इसको बनाई जा रही है। हम उसमें हम रिफ्यूज ले रहे हैं, उसकी आड़ में हम छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, शुक्रिया रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत ज़रूरी बातें बताई। इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा एक हमारे ऑडियंस को, और शुक्रिया हमारे शो पर आने। थैंक यू।